नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे सीएम धामी गजरौला पहुंचेंगे, जहां वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी का अभिनंदन होना है। दोपहर 2 बजे ये प्रोग्राम है। गजरौला में सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यूपी में आज अभिनंदन कार्यक्रम है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का गजरौला में अभिनंदन किया जाएगा। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी काशीपुर पहुंचेंगे, जहां पर रोड शो में शामिल होंगे और इसके बाद काशीपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी चल रही है और इन्हीं चर्चाओं के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में देहरादून लौट आए। दिल्ली का दौरा किया उन्होंने। अब मुख्यमंत्री से इसी पर सवाल पूछा गया तो सीएम धामी ने कहा कि उनका दौरा पहले से तय था और सामान्य परिस्थितियों में ही दिल्ली गए थे, इसमें कुछ भी अलग नहीं था। यानी कि सीएम धामी ने फिलहाल कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर कोई बयान नहीं दिया। देखिए, वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बात करने वाले हैं। हर बार की तरह सरकार की चिंता भीड़ के साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक की है, तो सोमवार को होने वाली मीटिंग में बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी करीब 50 दिन बचे हैं। ऐसे में करीब 50 लाख यात्रियों के लिए कैसे, कहां रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन की व्यवस्था होगी, यही जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बड़ी बैठक लेंगे, ताकि वक्त रहते हर लेवल पर सिस्टम ठीक किया जा सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या डिटेल देनी होंगी, इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है। मई जून में भारी भीड़ में दर्शन का क्या सिस्टम होगा? क्या राज्यों को चारधाम यात्रियों को लेकर लिमिट दी जाएगी? ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की क्या शिकायतें और सुझाव हैं? बरसात के सीजन में आपदा वाले हालात में क्या प्लान होगा? ये वो सवाल हैं जिन पर सोमवार को होने वाली मीटिंग में चर्चा होनी है। तो जिलों के डीएम और विभागों के सेक्रेटरी अपनी अपनी तैयारी बताएंगे। सरकार हो या अफसर, सभी की फिक्र भीड़ के मुताबिक व्यवस्था बनाने पर है, ताकि ऐन वक्त पर किसी टेंशन और कंफ्यूजन में काम खराब ना हो। सरकार सतर्क भी है। हमारा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं बारिश के समय पे आपदा से भी ग्रस्त रहता है। आपने देखा 31 जुलाई की आपदा आई थी पिछले साल भी। तो कोशिश यही है कि यात्रियों को सुविधा मिले, उनको सहूलियत मिले और अच्छे से उनके दर्शन हो जाए। सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है चारधाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। चारधाम यात्रा हर साल सरकार के लिए चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि हर साल यात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में हरिद्वार से लेकर धामों में व्यवस्था बनाने तक और संभालने का काम आसान नहीं होता। इसीलिए यात्रा से 50 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इन दिनों उत्तराखंड में घाम की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी 2027 में कांग्रेस को सब्सिडी के साथ घाम तपाना चाहती है, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को ऐसे मजाक से बचना चाहिए। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्दियों में घाम तापने के बहाने पर्यटन को बढ़ाने की बात करके चले गए, लेकिन उत्तराखंड में घाम पर संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि घाम तापने पर अलग अलग बातें करने वाली कांग्रेस 2027 में भी घाम ही तापेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस को सब्सिडी यानी कि छूट देकर घाम तापने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से विकास के कामों पर बेतुके बयान करती रहती है, तो उत्तराखंड की जनता उनको 2027 में यही काम देने वाली है। बीजेपी ने कांग्रेस को घाम तपाने की बात की तो कांग्रेस ने इसे युवाओं का अपमान बता दिया। कांग्रेस ने कहा 2027 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी को ऐसी बातें करके खाली बैठे बेरोजगारों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि घाम तापने के साथ लोगों को काम भी देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो कि पदों पर बैठे हैं मजाक नहीं करना चाहिए। मैंने कल अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि ये बेरोजगारों को चिढ़ाने वाली बात है, और कांग्रेस ने अतीत में शीतकाल में बेहतर मौसम की स्थिति को देखते हुए जो एक योजना शुरू की थी, उसके लिए आधारभूत ढांचा बनाने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर बेहतर होता। ये तो ऐसे हो गया कि बेरोजगारों को अपने हाल पे छोड़ के कहो कि तुम घाम तापनो पर्यटन योजना बनाओ और उससे अपना रोजगार पैदा करो। सरकार घाम तापने के नाम पर टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है, युवाओं को काम देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को 2027 में घाम तपाने की बात कहकर बीजेपी ने माहौल गरमा दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार से बड़ी खबर। यहां 6 महीने की जुड़वा बच्चियों की हत्या से सनसनी मच गई। दोनों ही बच्चियों का घर में मृत्यु हुई और घर में उनका शव मिला था। मां दुकान से दूध लाने गई थी और इस दौरान जब लौटी तो दोनों जुड़वा बच्चियों की हत्या हो चुकी थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला ज्वालापुर कोतवाली के धीरवाली का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड की मौजूदा चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर हो रही है और उनके बाद सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर आनंद वर्धन का नंबर है। लेकिन इस बीच आनंद वर्धन का केंद्र में नियुक्ति मिलने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या आनंद वर्धन केंद्र में जाएंगे या फिर राज्य के मुख्य सचिव बनेंगे? जनवरी 2024 में मुख्य सचिव बनी आईएएस अफसर राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर होने जा रही हैं। उनके बाद राज्य का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राधा रतूड़ी के बाद 1992 बैच के आईएएस अफसर आनंद वर्धन सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। वर्तमान में आनंद वर्धन अपर मुख्य सचिव हैं और माना जा रहा है कि आनंद वर्धन राज्य के अगले मुख्य सचिव होंगे। लेकिन इस बीच उनका केंद्र में सचिव पद पर इम्पैनलमेंट हो चुका है। तो क्या आनंद वर्धन केंद्र में जाना पसंद करेंगे या फिर राज्य में मुख्य सचिव बनेंगे? पैनल होने के बाद ये होता है कि वो जाने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। मतलब अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, अगर उसका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है तो फिर वो केंद्र के पदों पर नहीं जा सकते। तो इससे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जिसका इम्पैनलमेंट है उसको जाना ही पड़ेगा। अगर आनंद वर्धन केंद्र का विकल्प चुनते हैं तो फिलहाल राज्य में कोई भी अफसर मुख्य सचिव बनने का मानक पूरा नहीं करता। ऐसे में 2 विकल्प सरकार के सामने होंगे, या तो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दे दें या फिर किसी को प्रभारी मुख्य सचिव बना दें। फिलहाल मौजूदा चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने रिटायरमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भारतीय टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह नैनीताल पहुंचे। नैनीताल में वो कैंची धाम के दर्शन के लिए आए। शाम के वक्त नैनीताल पहुंचे रिंकू सिंह सरोवर नगरी का आनंद लेते दिखे। हालांकि इस दौरान उनके प्रशंसकों ने उन्हें घेरे रखा। स्टार के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। नैनीताल पहुंचे रिंकू सिंह ने कैमरे में भले ही कुछ भी कहने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि कैंची के बाबा नीब करौली पर उनकी आस्था है और जब वक्त मिलता है तो बाबा के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। नैनीताल में आबादी के बीच स्थित लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। माल रोड पर आग लगी जो घटना हुई है वो माल रोड के पीछे वाले हिस्से में गोदाम मौजूद था, वहीं पर हुई। आग लगने से आसपास भी खतरा बढ़ गया।
हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही काबू पा लिया गया। आग घरों में जाने से दूसरे घरों को आग अपनी चपेट में लेती, इससे पहले उस पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस लकड़ी के गोदाम को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट का ये गोदाम था। कुछ देर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। वहीं केयरटेकर ने बताया कि किसी ने साजिशन आग लगाई। किसी कारण सर हमारा थोड़ी पुरानी लकड़ियों का गोदाम था। पीछे से जो आजकल जो नशेबाजी लोग कर रहे हैं उन लोगों ने पत्तों में आग लगा दी, जिससे पीछे पीछे के जंगल के रास्ते लकड़ियों में आग लग गई। लकड़ियों में आग लगने से फिर वो पूरा पकड़ गया, लकड़ी टीन का गोदाम जैसा ही था। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में बिना परमिशन रोजा इफ्तार पार्टी होने पर हंगामा मच गया। जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की गेट पर नारेबाजी की, हंगामा किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं ऋषिकुल कॉलेज प्रबंधन ने जांच कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्रों ने रोजा इफ्तार पार्टी की। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक ऐसी किसी भी पार्टी की परमिशन नहीं थी। आज बजरंग दल ऋषिकुल विद्यापीठ के बाहर पहुंचा है। पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देकर अपनी लिखित शिकायत के आधार पर और कॉलेज प्रबंधन समिति को 3 दिन का समय देकर हमने अपनी कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। किस तरह की पार्टी हो रही थी? रोजा इफ्तारी हो रही थी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, बच्चे इकट्ठे थे, खाने पीने का सामान था। समय ऐसा था कि रोजा इफ्तारी का टाइम था? देखिए समय तो हाँ, रोजा इफ्तारी का तो समय था। अच्छा, खाने का क्या क्या सामान? क्या इस तरह की अनुमति देते हैं आप लोग? नहीं, इस तरह का अनुमति नहीं देते, इसीलिए तो भगा दिया मैंने। इधर कोटद्वार के कालागढ़ में मौजूद सिंचाई विभाग की केंद्रीय कॉलोनी में जर्जर हो चुके 97 भवनों में से 94 भवनों को शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया। तहसील प्रशासन के साथ ही भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सुबह 9 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। देर शाम तक ये कार्रवाई चलती रही। इस दौरान प्रशासन की टीमों ने जेसीबी की मदद से सभी भवनों को ध्वस्त किया। एसडीएम कोटद्वार सोहन सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट से सभी जर्जर भवनों को तोड़ने के निर्देश मिले हैं और उसी का पालन किया जा रहा है। वहीं बचे हुए भवनों को रविवार को ध्वस्त किया जाएगा। कालागढ़ में ये हमारी फॉरेस्ट की लैंड है और इसमें कुछ पूर्व से जो है अवैध अध्यासी पहले से रह रहे हैं। तो उसी क्रम में जो माननीय उच्च न्यायालय है उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जितने खाली मकान हैं उनको जो है ध्वस्त किया जाना है। तो उसी के क्रम में 97 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें कोई निवास नहीं करता है, तो आज उनको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। देहरादून में स्थित 80 करोड़ का बर्फीला सफेद हाथी फिर होगा जिंदा, जिसे जिंदा करने के लिए अब बिजली नहीं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा मामला है कि आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। देहरादून में करीब 80 करोड़ की लागत से देश का सबसे आधुनिक आइस स्केटिंग रिंक बना, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 3 दिनों की चैंपियनशिप और फिर ये सपने की तरह बिखर गया। 2011 में आयोजित साउथ एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के बाद ये स्पोर्ट्स अरीना वीरान हो गया। कभी जिस जगह पर आइस हॉकी के शॉट्स गूंजते थे वहां अब सन्नाटा पसरा है। लेकिन अब इसे एक बार फिर तैयार किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सरकार देहरादून के बाद औली में भी बंद पड़े आइस पाउंड को तैयार करेगी। उत्तराखंड सरकार अभी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून में, वहाँ पे आइस स्केटिंग जो रिंग वॉल है उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट इसमें जो फोकस करे वो भी एक अच्छी पहल है, तो उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अच्छी पहल है कि इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे एक तो लोकल जो हमारे यूथ है उसको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। दून में आइस स्केटिंग रिंक बंद होने की असली वजह बनी बिजली की भारी खपत। हर दिन करीब 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल इस बर्फीली दुनिया के लिए संकट बन गया। बिना बजट बिना प्लानिंग के ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और 13 साल तक बस एक सफेद हाथी बनकर खड़ा रहा।
लेकिन अब इस बर्फीली चुप्पी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सरकार इसे जिंदा करने के लिए सोलर प्लांट लगा रही है ताकि बिजली की समस्या दूर हो सके और ये रिंक दोबारा से चालू हो सके। होती है कि बिजली का प्रबंधन जो है वो सोलर सिस्टम के माध्यम से आज कर लिया गया है। निश्चित रूप से उसको हम लोग संचालन करने की प्रक्रिया भी हम लोग जल्द से जल्द उसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग इसी को नहीं अपितु तो हमारे जितने भी संस्थान जो नेशनल गेम में हमारे उपयोग हुए हैं उन सभी संस्थानों को हम एकेडमिक रूप देते हुए उनको हम डेवलप करेंगे। अगर ये योजना सफल होती है तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को एक शानदार प्लेटफॉर्म मिलेगा और देहरादून में भी खिलाड़ी फिसलते हुए नजर आएंगे। सरकार के वादों और हकीकत के बीच की दूरी कितनी जल्दी मिटेगी ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर से बड़ी खबर, यहां बाघ ने एक बार फिर हमला किया है और बाघ के हमले में एक महिला की मौत हुई है। ये मामला जमुड़ गांव का है। यहां घर के आंगन में महिला बैठी थी जिस पर बाघ ने हमला कर दिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ का ये मामला है। इस बार की होली को लेकर पर्यटन कारोबारी बेहद खुश हैं क्योंकि इस बार होली पर 3 दिन की छुट्टी है और ऐसे में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को बम्पर कमाई की उम्मीद है। इस बार नैनीताल होली डेस्टिनेशन बन रहा है। देश भर से पर्यटकों ने होली के लिए अच्छी बुकिंग की है, तो बड़ा वीकेंड मिलने से टूरिस्ट का अच्छा फ्लो सरोवर नगरी में भी रहेगा। सैलानियों की आवाजाही से होटल, रेस्टोरेंट और नाव टैक्सी को अच्छा कारोबार की उम्मीद है। होली में लंबा वीकेंड है और बहुत अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं। अभी 40-50% बुकिंग्स हो भी चुकी हैं और बहुत अच्छा काम होने की उम्मीद है। दरअसल 13 मार्च से 16 मार्च तक छुट्टी है, तो पर्यटकों ने इसका फायदा उठाया है। लंबी छुट्टी होने के चलते नैनीताल और कैची धाम में अच्छी भीड़ रहने की उम्मीद भी है। हालांकि पर्यटकों की बुकिंग के बाद नैनीताल जिला प्रशासन के माथे पर अभी से बल पड़ने लगा है। होली वीकेंड पर नैनीताल में जाम न लगे, इसके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। मेरे द्वारा जो ऑल्टरनेट पाथ है हमारा रूसी बाईपास, उसको और सुधार किया गया है। वहाँ पे अतिरिक्त पार्किंग भी डेवलप हो गई हैं। अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि रोड साइड बहुत सारी पार्किंग्स हमारे द्वारा पहले से डेवलप की जा रही थी और वो इस वीकेंड से पहले ऑलमोस्ट सारी फिनिश हो जाएंगी एक साइड में। तो उसमें अगर हमारे पास लोड बढ़ता है व्हीकल्स का, तो व्हीकल्स को वहाँ डाइवर्ट करके उनको शटल के माध्यम से फिर नैनीताल पे पर्यटकों को लाया जाएगा। पहाड़ पर्यटकों से गुलजार होने जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के दावे धरातल पर कितने नजर आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। बात होली की हो रही है तो होली की मस्ती पहाड़ों पर भी दिखने लगी है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन हो रहा है जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। जगह जगह होली के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें महिलाएं खूब धमाल मचा रही हैं और वहीं बाजारों में भी होली की झांकी निकाली जा रही है। महिलाएं होली के रंग में सराबोर दिख रही हैं, जिसमें कि आपको विभिन्न संस्कृतियां दिखाई देंगी। तो वैसे तो कुमाऊं की संस्कृति होली के लिए विशेष है, लेकिन और जगह का भी हमने इस बार लिया है कुमाऊं के अलावा, ताकि हमने कहा कि लोगों को पता चले कि हर जगह किस तरीके की होली होती है। होली कार्यक्रम में महिलाएं कई तरह के स्वांग भी कर रही हैं, समाज की कुरीतियों पर तंज कस रही हैं। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। हम जो दिखा रहे हैं शिव मसाने काशी घाट की होली हम ये दिखा रहे हैं। देखो शिव और पार्वती वहाँ पर मतलब कैसे इस होली को खेलते हैं और जो उनके गण है वो इस होली को राख से और शमशान की राख से इसको मनाते हैं। पहाड़ में होली का खुमार चढ़ने लगा है। महिला हो या पुरुष होली के रंग में रंगने लगे हैं। हर तरफ होली का खुमार है और यही है पहाड़ की खास होली। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून में शनिवार को
कुर्मांचल सभा की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होली के राग गीत के साथ ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कुमाऊं की संस्कृति की झलक के साथ साथ होली के गीतों पर बच्चों की प्रस्तुति भी देखने को मिली। होली का त्यौहार तो रंगों का त्यौहार होता है, सब लोग आपस में मिलजुल के होली मनाएं, यही सबसे बड़ा संदेश है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं कौमी एकता को खुद में समेटे सोरघाटी की होली। सोरघाटी पिथौरागढ़ में चीर बंधन के साथ ही खड़ी होली का आगाज हो जाता है, लेकिन पुराने बाजार की होली कुछ खास ही होती है। धार्मिक एकता के प्रतीक ये होली यहां बीते 193 सालों से बदस्तूर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म के नाम पर दुनिया बटी नजर आती है और कई मौकों पर इंसानी रिश्ते भी तार तार होते दिखाई देते हैं, लेकिन सोरघाटी पिथौरागढ़ में इसके एकदम उलट नजारा देखने को मिलता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर सैकड़ों सालों से एक साथ होली मनाते आ रहे हैं। होली के त्योहार पर कौमी एकता का ये नजारा इंसानियत का सीना चौड़ा करता है। चीर बांधने से लेकर चीर दहन तक सभी समुदाय के लोग एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। कुमाऊं में अष्टमी के दिन सिर्फ हाटकालिका और पुरानी बाजार की चीर ही बनती है। कुमाऊं में गंगोली हाट और पिथौरागढ़ में होला अष्टक के दिन, अष्टमी के दिन ही चीर बंधन होता है। अन्य स्थानों पर एकादशी को रंग पड़ता है, रंग भरी चीर एकादशी को बत्ती है। और जगह केवल 2 ही जगह अष्टमी तिथि को चीर बंधन होता है। पहाड़ों में चीर बंधते ही होली पूरे शबाब पर आ जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में होलिका के बदले चीर का दहन होता है। असल में चीर पहिया का पेड़ होता है, जिसे पतंग से सजाकर गाड़ा जाता है और चीर को होली की पहली रात जलाया जाता है। वहीं चीर को स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया पूरे धार्मिक विधि विधान से की जाती है। चीर बंधने के बाद इसके चारों तरफ होलिका दहन तक होल्यार होली खेलते हैं। हफ्ते भर तक चलने वाला होली का ये पर्व शुरू से लेकर अंत तक कौमी एकता की मिसाल नजर आता है। सामाजिक सौहार्द को भी दृष्टिगत रखते हुए सारी कम्युनिटीज इसमें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग मिल करके इसको अनूठा, ये मैं गुलदस्ता कहूँगा, इसको गुलदस्ते के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। ये सदियों से जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं भी इस समय रमज़ान रखा हुआ हूँ, लेकिन रमज़ान और होली दोनों मिलकर के साथ मनाते हैं। इस बात के लिए हमारे बड़े गर्व की बात है और ये पूरे पिथौरागढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पिथौरागढ़ का पुरानी चौक बाजार जो है हृदय स्थल है। चीर बंधने के बाद पहाड़ खड़ी होली के रंगों में सराबोर होने लगता है, लेकिन इस होली का असल रंग है धार्मिक एकता, जो खुशी के पर्व को धर्म के खांचों में न बांटकर एकता के सूत्र में पिरोता है। सोरघाटी की ये होली उन लोगों के लिए आईना है जो लोगों को धर्म के आधार पर बांटते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ चंडाक रोड पर एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में एक कार सवार की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, कार में सवार 3 लोग डॉक्टर हैं। बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है, 2 लोग जख्मी हैं। कार हादसे का शिकार हुई और देखिए कैसे कार पलट गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सारथी योजना लॉन्च की। योजना के तहत 10 महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक कैब दी गई। इन गाड़ियों का संचालन महिलाएं ही करेंगी और महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग को इस योजना में शामिल किया गया है और इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पैनिक बटन भी दिए गए हैं। शुरुआती दिनों में इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को फ्री सफर कराया जाएगा और बाद में किराया देकर कोई भी महिला इनमें यात्रा कर सकेगी। सीएम धामी ने कहा कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने यह कदम उठाया है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी अभी तक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर संभव प्रोत्साहन करेंगे।
महिला दिवस के मौके पर देहरादून में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कृषि उद्यान के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को कृषि मंत्री गणेश जोशी और समाज सेवी माता मंगला ने उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान दिया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है, तो माता मंगला ने कहा कि नारी ही समाज की रीढ़ है। और आज का विशेष अवसर है यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद में जारी हैं।